ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हर साल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एड्स में इसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि कोई शॉपिंग फेस्टिवल हो। आईफोन, टीवी, लैपटॉप और कपड़े, हर चीज पर मिलता है धमाकेदार डिस्काउंट। लेकिन सच ये है कि ये फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक प्लान मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी है। डील ऑफ द डे, फ्लैश सेल, लिमिटेड स्टॉक, ये सब हमारे दिमाग के लालच और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले बटन को दबाते हैं। हमको लगता है कि 50% 80% डिस्काउंट में हम सामान खरीद कर अपना पैसा बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो पैसा हम खर्च कर चुके होते हैं जो शायद हमें कभी खर्च ही नहीं करना था। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि हर साल फ्लिपकार्ट जब जब ई कॉमर्स का ये सबसे बड़ा सेल निकालता है तब इसके साथ सामने आती है कंट्रोवर्सीज। सोशल मीडिया खोलो तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, कोई बोलेगा कि पेमेंट कट गया लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास आया ही नहीं। और कई बार तो जो सामान मिलता है वो नया नहीं होता बल्कि पहले से यूज्ड प्रोडक्ट होता है। इस बार तो आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो के कई ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं जबकि लोगों ने पेमेंट भी कर दी थी। तो सवाल बहुत सिंपल है कि ये बिग बिलियन सच में सेल है या फिर एक स्कैम। तो चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गाँव। हर साल करीब 1 बिलियन लोग फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये नंबर इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि ये सेल कितनी मैसिव स्केल पर होती है। लेकिन पिछले साल जब ये सेल हुई थी तब एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था, हैशटैग फ्लिपकार्ट स्कैम। हजारों लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था जिसमें कंप्लेंट्स भी थी और गुस्सा भी था। मीडिया ने इस पर आर्टिकल्स छापे, यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस बनने लगे कि ये स्कैम होता कैसे है। तो इसे समझना आपके लिए भी जरूरी है। ये जो 50% का डिस्काउंट आपको दिखता है ना, इसमें सबसे बड़ा झोल होता है एमआरपी का। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपने आईफोन 14 लेना है, आप सेल का वेट करते हो ताकि भारी डिस्काउंट मिल जाए। अब ये जो आईफोन 14 है ना, वो सितंबर 2022 में रिलीज हुआ था। उस वक्त इसका प्राइस था 79,900 रुपीज। एक साल बाद यानी कि 2023 में बिग बिलियन डे सेल में ये फोन बिका 49,999 रुपीज में। सुनकर लगता है कि वाह, 80,000 का फोन सिर्फ 50,000 में मिल गया, मतलब कि 37% का डिस्काउंट। इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक हकीकत बताओ, ये 37% का डिस्काउंट उतना बड़ा नहीं है जितना दिखाया जाता है। कैसे? तो ध्यान से समझो। ज्यादातर फोन रिलीज होने के बाद मार्केट में उनका प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फ्लैक्चुएट करता रहता है। इस हिसाब से 2023 में सेल से पहले आईफोन 14 का रियल मार्केट प्राइस 55,000 रुपीज था, यानी कि फ्लिपकार्ट के 37% डिस्काउंट में से 30% का डिस्काउंट तो आपको वैसे भी मिल ही रहा था। इस साल तो इस 52,000 के फोन को भी फ्लिपकार्ट पर 54,000 का बेचा जा रहा है। खैर, वापस लौटते हैं उस 7% डिस्काउंट पर जहां से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि इसे भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 7% डिस्काउंट के पहले हिस्से में 4% का फायदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को होता है। अब बचा हुआ 3% डिस्काउंट भी समझ लेते हैं। ये ज्यादातर आपको बैंक्स देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा कैशबैक या फिर ऑफर्स देकर। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें भी आपकी जगह बैंक को फायदा होता है। प्रोडक्ट्स पर बैंक ऑफर को लेने के लिए आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बैंक आपसे ट्रांजैक्शन फी ले लेता है। डेबिट कार्ड में तो ये कम होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये फी काफी ज्यादा होती है। और अगर आप प्रोडक्ट को ईएमआई पे ले रहे हो तो बैंक का इसमें फायदा डबल हो जाता है। वो अपने डेटा में दिखा देंगे कि कितने लोग उनके बैंक से लोन ले रहे हैं। इससे सीधा सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ बैंक को होता है, आपको नहीं। आपको एक और बात यहाँ पर समझनी होगी कि हर साल ब्रांड्स नए फोन को लॉन्च करते रहते हैं। जैसे ही नया फोन आता है, पुराने फोन की कीमत अपने आप गिर जाती है। ब्रांड्स भी अपने पुराने स्टॉक को जल्दी जल्दी क्लियर करना चाहते हैं ताकि नए मॉडल्स के लिए जगह बन सके। मतलब जो आपको लगता है ना कि 37% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो असल में सिर्फ एक दिखावा है। असली डिस्काउंट बहुत कम होता है और ये मार्केट इल्यूजन कहलाता है। इसके अलावा इस सेल में एक और स्ट्रैटेजी काम करती है और वो ये कि हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की बहुत बुरी आदत है। फलाना ने ये लिया तो हम भी बोलेंगे जो उससे बेहतर हो। हमारी इस आदत का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। दरअसल आप जब कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो एक प्रोडक्ट अगर आपको 1,000 रुपए का दिखता है तो उसके एक तरफ आपको 1,500 वाला प्रोडक्ट दिखेगा, तो दूसरी तरफ 2,000 वाला प्रोडक्ट दिखेगा। आपको लगेगा कि अरे मैं 1,000 वाला ले लेता हूँ ना, सेम फीचर है, ज़्यादा डिस्काउंट है, और आप खुश हो जाते हैं। पर खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगर उस 1,000 रुपए वाले प्रोडक्ट पर ओनली अ फ्यू लेफ्ट का टैग दिख जाए तो आपका फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट
फौरन ट्रिगर हो जाता है। आप सेम डिस्काउंट वाले जाल में फंस जाते हैं। दिमाग बोलता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इससे पहले कि आप कुछ और सोचो, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका होता है। क्या आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा वॉलमार्ट के पास है, यानी कि एक अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी के अंडर आता है। और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल्स का परफॉर्मेंस सीधे वॉलमार्ट की क्वार्टरली रिपोर्ट में हाईलाइट होता है। यानी कि ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल इम्पैक्ट वाली चीज़ है। इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए फ्लिपकार्ट को हद से ज़्यादा ट्रैफिक खींचकर अपने प्लेटफॉर्म तक लाना होता है, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करना हो, बैंक्स के साथ डील करनी हो, या फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने हो। इसके लिए बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी लाया जाता है। और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लोगों को ही टारगेट करने के लिए नहीं होता, बल्कि फ्लिपकार्ट अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के हर एज ग्रुप और हर जेंडर को टारगेट करता है। इस स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट आपको 2024 के डेटा से पता चलेगा, जब फ्लिपकार्ट ने सिर्फ 4 दिनों में 24,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके बाद आती है आखिरी और सबसे खतरनाक ट्रिक, इमोशनली मैनिपुलेट करने की ट्रिक। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एक परफेक्ट टाइमिंग। हम लोगों के लिए ना दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। हमें घर लौटने का एक्साइटमेंट होता है, मिठाई खरीदने का प्लान होता है, घर सजाना है, ना जाने कितने काम हम लोग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में हम ज़्यादातर पैसे बचाने या फिर डील को कंपेयर करने के बारे में नहीं सोचते, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जो ठीक फेस्टिवल से पहले सेल को लेकर आ जाते हैं। और इस बार तो ये जीएसटी रेट कट के ठीक एक दिन बाद शुरू हुई है, यानी कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग। इसके बाद एक और सवाल आता है कि जिन लोगों के पास गलत सामान आ जाता है, ये कैसे होता है? फ्लिपकार्ट मेगा सेल्स में प्रोडक्ट के गलत आने के पीछे कई वजह होती है। जैसे कि सेल्स के दौरान वेयरहाउसेस इतना ओवरलोडेड होते हैं कि कभी कभी प्रोडक्ट को गलत शेल्फ या गलत बिन से पिक कर लिया जाता है और कस्टमर्स को गलत सामान भेज दिया जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ अभी भी मैनुअल हैंडलिंग पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्कैनिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, और इसमें हो जाता है ह्यूमन एरर, जिस वजह से गलत प्रोडक्ट पैक होकर डिस्पैच हो जाता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस में कई थर्ड पार्टी सेलर्स भी होते हैं, जिनके पास प्रॉपर पैकेजिंग या फिर शिपिंग प्रोसेस हमेशा नहीं होता, जिससे गलत मॉडल, कलर या कभी कभी इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट भी भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ इतने बड़े स्केल की सेल में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और स्टॉक मिसमैच भी एक प्रॉब्लम बनकर सामने आती है। और लास्ट मिनट में बायर्स के लिए रश आवर्स में प्रोडक्ट को जल्दी पैक करने की वजह से ये गलती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी हो गया, लेकिन प्रोडक्ट लंबे समय तक नहीं आता, जिसकी पहली वजह होती है हाई डिमांड के बावजूद स्टॉक में शॉर्टेज होना। एक ही प्रोडक्ट को कई लोग सस्ता समझकर ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं, जबकि वेयरहाउसेस में उतनी क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं होती है, जिससे डिस्पैच डिले हो जाता है। ई कॉमर्स गाइडलाइंस और आईटी रूल्स की माने तो प्लेटफॉर्म्स को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि सही एमआरपी, प्रोडक्ट की कंडीशन, डिलीवरी टाइमलाइंस, रिटर्न पॉलिसी और सेलर्स की जवाबदेही वगैरह वगैरह। अगर फ्लिपकार्ट इन रूल्स को नहीं मानता तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई प्रोडक्ट फेक है, यूज्ड है, डिफेक्टेड है या मिसलीडिंग डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है तो सरकार इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और कंपनीज को पेनल्टी भी लगा सकती है। आरबीआई और बैंकिंग के रेगुलेशन में भी अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन या फेक कैशबैक स्कीम्स होती हैं तो भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कुछ मामलों में ऐसा होते हुए देखा भी गया है, लेकिन कई बार लोग शिकायत नहीं करवाते और सरकार एक्शन नहीं लेती है। हालांकि एक सच ये भी है कि सेल से सरकार को भी कई तरह का फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा तो टैक्स रेवेन्यू का होता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए सरकार को पैसा देते हैं। फेस्टिवल सेल्स और बिग बिलियन डेज जैसे मेगा सेल्स में ये रेवेन्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लाखों ट्रांजैक्शंस एक साथ होते हैं। और दूसरा फायदा ये भी होता है कि डेटा और मार्केटिंग इनसाइट में सरकार को ये पता चलता है कि कौन से रीजन से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कितनी डिमांड है और किस सेगमेंट के कंज्यूमर्स एक्टिव हैं। ये डेटा अक्सर पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसके अलावा तीसरा फायदा होता है डिजिटल एडॉप्शन और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स का।
जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, ईएमआई लेते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को बूस्ट मिलता है। यानी कि सब कुछ जानकर अनजान सरकार तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो आप उस धोखे के बारे में अवेयर हो जाइए, और अगर आपको ये स्कैम होता हुआ नज़र आ रहा है तो शिकायत ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपके साथ भी कभी इन बिग बिलियन डेज में कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है निवेदिता ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गाँव।